स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर कुछ नाइटमेयर्स देखे होंगे। जी हां, वही डरावने सपने जिसमें इंसान सोच नहीं पाता कि वो जिंदा है या फिर वो जिंदा नहीं है। दरअसल में भारत की राजधानी दिल्ली ने भी एक ऐसा ही नाइटमेयर, एक ऐसा ही भयावह स्वप्न देखा था, जो कि वास्तव में कोई सपना नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत थी। दोस्तों, बात कर रहा हूं मैं 1739 के मार्च के उस महीने की, जिस समय पर्शिया से आया हुआ एक इन्वेडर जिसका नाम था नादिर शाह, उसने दिल्ली में न सिर्फ खुले तौर पर कत्लेआम करने का ऑर्डर दिया, बल्कि बाकायदा हाथ में तलवार लेकर के बैठा रहा और यह देखता रहा कि कितने लोग मारे गए। शायद कोई ऐसा डेटा, कोई ऐसा नंबर ऑफिशियल तौर पर तो मौजूद नहीं होगा जो ये बता सके, लेकिन फिर भी दोस्तों आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 57 डेज के बाद नादिर शाह वापस ईरान लौटता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पर। मेरा नाम है अभिषेक सिंह और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे ही इंसिडेंस के बारे में जिसने न सिर्फ हमेशा हमेशा के लिए भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया, बल्कि जिस घटना का भारत के मॉडर्न हिस्ट्री में काफी ज्यादा क्रूशियल रोल माना जाता है। दोस्तों, कई सारी ऐसी चीजें जैसे कि भारत में मुगल शासन का खत्म होना, जैसे कि ब्रिटिश लोगों का भारत पर एकाधिकार करने के लिए और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाना, या जैसे कि भारत की मेडिवल रूल की ग्लोरी या उसकी निशानी जैसे कोहिनूर डायमंड, ये सारी चीजें भारत से चले जाना, ये सब कुछ दोस्तों इसी एक घटना से जुड़ा हुआ है। तो आज इस घटना की तह तक जाएंगे, देखेंगे कि किस तरीके से दिल्ली में मैसेकर यानी कि नरसंहार हुआ, और देखेंगे कि क्या क्या और घटनाएं जुड़ी हुई हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो दोस्तों, सतीश चंद्र मशहूर इतिहासकार, उनके मुताबिक नादिर शाह के इन्वेजन के वजह से ही सही मायने में मुगल शासन की जो कलई थी, जो कमजोर परतें थी, वो खुल गई थी। न सिर्फ ब्रिटिश लोगों को बल्कि जो कंटेम्पररी रीजनल रूलर्स थे ना, उनको भी ये चीज पूरी तरीके से तय हो गई कि अभी हिंदुस्तान के ऊपर शासन करने के लिए मुगल्स जो हैं वो कम से कम कैपेबल नहीं है। उस वक्त मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला का रूल चल रहा था। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके की दिल्ली मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में थी, दिल्ली का इतिहास इससे बहुत पुराना है। इतिहास शुरू होता है दिल्ली का महाभारत के समय बसाए गए इंद्रप्रस्थ नाम के नगर से। हालांकि दोस्तों, इंद्रप्रस्थ से पहले भी वह नगर एक बार बसाया जा चुका था जिसे खांडवप्रस्थ कहते थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि श्राप के कारणवश वो पूरी तरीके से खंडहर और जंगलों से ढक गया था, जिसे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय एक नई राजधानी की तलाश में बाद में इसे चुना गया और इसे फिर दोबारा से निर्मित किया गया। दोस्तों, इस कहानी में सच्चाई का कितना एलिमेंट है और कितना ज्यादा इसमें माइथोलॉजिकल एलिमेंट है, ये तो एक अलग चर्चा का विषय होगा। पर ऐतिहासिक रूप से भी अगर देखें, जो आधुनिक इतिहासकार जो इस बात पर सहमत हैं, वो कहते हैं कि दिल्ली में कम से कम 7 या 8 शहर जो हैं वो बसाए गए हैं, और जिसकी शुरुआत हम गिनते हैं जब अनंगपाल तोमर द फर्स्ट, उन्होंने दोस्तों 736 में ढेलिका यानी कि दिल्ली जो है वो शहर बसाया। दोस्तों, उसके बाद से लेकर के फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद दोस्तों अगर देखें तो धीरे धीरे एक के बाद एक, चाहे वो खिलजी हों, चाहे फिर वो तुगलक डायनेस्टी के रूलर्स हों, फिर वो शेर शाह, अलग अलग रूलर्स ने अपने अपने समय पर दिल्ली बसाई या दिल्ली में अपनी अपनी राजधानियां बसाई। लेकिन दिल्ली की जो सबसे अंतिम, जहां पर मुगल्स रहा करते थे ब्रिटिश के आने से पहले तक, उस दिल्ली का नाम था शाहजहानाबाद, यानी कि जिसे हम आज ओल्ड दिल्ली कहते हैं, चांदनी चौक उसके आसपास का इलाका। खैर, तो ये जो कत्लेआम की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ये कत्लेआम इसी शाहजहानाबाद के इलाके में ही हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इस कत्लेआम के साथ साथ दिल्ली को बेतहाशा लूटा गया नादिर शाह के द्वारा। इतनी ज्यादा लूट की गई कि आप ये समझिए कि कम से कम अगर आज के समय में देखा जाए तो दोस्तों, आज के समय में लगभग
10,50,000 करोड़ रुपए के आसपास का ये अमाउंट बनता है। उस समय के हिसाब से अगर देखेंगे तो उस समय लगभग 70 लाख से लेकर के और 70 करोड़ के आसपास, 70 लाख तो मैंने बहुत ज्यादा कम ही बोल दिया, 70 करोड़ के आसपास की लूट उस समय की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों इस पूरे लूट का इतिहास कहां से शुरू होता है? देखिए, मुगल्स में 1707 एडी का टाइम है, औरंगजेब की डेथ हो चुकी है और भारत के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के इलाके पर, यानी कि जो हम आज का अफगानिस्तान देखते हैं मैप में, उस इलाके पर दोस्तों मुअज्जम मुगल एम्परर का प्रिंस था, वो शासन करता था और उसे वहां से हटाया गया। अब वो आ गया है दिल्ली। उसके हटने से नॉर्थ वेस्ट हो गया है कमजोर। ठीक है, लेकिन 1707 से लेकर के 1719 के बीच में सिर्फ मुअज्जम या बहादुर शाह, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट या शाह आलम फर्स्ट कहते हैं, सिर्फ वही बस रूलर नहीं बना। उसके बाद अगर देखेंगे दोस्तों तो आपको कम से कम 3 से 4 रूलर्स मिल जाते हैं, जो कि सब के सब पपेट रूलर्स या ये कहें कि इनइफेक्टिव रूलर्स होते हैं। चाहे वो जहांदार शाह हो, चाहे फिर वो फर्रुख सियर हो, चाहे फिर वो रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, नेकुसियर, कोई भी इनमें से एक भी कैपेबल रूलर नहीं था। और अगर ये लोग कम थे तो इनके बाद नंबर आया मोहम्मद शाह रंगीला का। दोस्तों, मोहम्मद शाह रंगीला जैसा नाम वैसा काम। ये व्यक्ति सिर्फ एक चीज के लिए जाना जाता था और वो है इसके ऐसी लाइफ, इसी लग्जूरियस लाइफ जो है, इसने इतनी ज्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय करने में अपना समय लगाया जितना कि शायद इसके पूर्वजों ने भी नहीं लगाया होगा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इसके हरम में कम से कम 850 से ज्यादा महिलाएं रहती थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, नादिर शाह ने इनफैक्ट जब इसको डिफीट किया तो उसके बाद ये भी कंफर्म किया कि भाई आप बताइए कि कितने यहां पर फीमेल्स हैं, तो जवाब मिला कि सर 850। तो उसने मजाक किया, उसने एक तरीके से सटायर किया कि एक काम करो, आप 150 और कर लो, तब आपको हम एक टाइटल दे देंगे, है ना, कि आप 1000 बेशी हो गए हो। इस तरीके से खैर दोस्तों, हमने देखा कि मुगल एम्पायर की ऐसी दुर्गति क्यों हुई, क्योंकि उनके पास कैपेबल रूलर्स नहीं थे, उनके पास ऐसा कोई मेंटर नहीं था जो उनको सही रास्ता दिखा सकता। लेकिन दोस्तों, आपके लाइफ में अगर आपका कोई टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, जो कि सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है, तो आपके लिए सही गाइडेंस और सही ऑब्जेक्टिव देने वाले जो हैं गुरु मौजूद हैं, कोच मौजूद हैं। दोस्तों, श्री अनिल स्वरूप सर एक रिटायर्ड सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, जो कि भारत सरकार के कोयला मंत्रालय में सेक्रेटरी के पोस्ट से रिटायर्ड हो चुके हैं। दोस्तों, उनके गाइडेंस में आपको सिलेक्टिवली, बिल्कुल डेडिकेटेड तैयारी के साथ साथ दोस्तों आपको प्रोवाइड किया जाएगा मार्गदर्शन, जो कि सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल है। तो आप फटाफट से इसमें एनरोल करवाइए। और एनरोलमेंट के लिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कम से कम प्राइस पर मिले, तो आप यूज कर सकते हैं कोड ASR लाइव। खैर, हम लोग आते हैं और बात करते हैं कि भाई 1707 के बाद क्या क्या हुआ। देखिए दोस्तों, 1738 का समय चल रहा है, जब दिल्ली जो है वो मुगल रूलर मोहम्मद शाह रंगीला के कब्जे में है। लेकिन उस समय तक मुगल एम्पायर का जो वास्तविक कंट्रोल था वो भारत में बहुत ही कम एरिया पर, बहुत ही कम समय के लिए रह चुका था। अब इनफैक्ट अगर आप देखें दोस्तों, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर भारत का मैं एक मैप आपके लिए बना दूं, ठीक है, और रफ मैप मैं बना देता हूं, और दोस्तों इससे आपको पता चल जाएगा कि किस किस इलाके पर मुगल कंट्रोल था। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ, है ना, दिल्ली के अगल बगल के इलाकों से लेकर के और अरावली के आउटस्कर्ट्स तक, यानी कि कुल मिलाकर के दोस्तों वास्तविक नियंत्रण वो सिर्फ इतना ही था, सिर्फ ये। हाँ, कहने के लिए तो भाई पूरा का पूरा पंजाब, सिंध और पूरा यूपी का, बंगाल का, बिहार का, दक्कन का सारा इलाका जो है वो मुगल एम्पायर का ही हिस्सा था। बट वो सिर्फ एक नाम मात्र के लिए, नॉमिनल रूलर। वास्तविक सत्ता वो रीजनल
ऑफिसर्स के पास थी, या रीजनल गवर्नर्स जिनको हम कहते हैं, जैसे कि अवध के नवाब, जैसे कि दक्कन में हैदराबाद के निज़ाम, जैसे कि सिंध के जो अमीर हो गए, है ना, इस तरीके से। खैर, तो दोस्तों ये समय काफी ज्यादा डिजास्टर्स चल रहा था, और उसी समय पर्शिया में एक और बड़ी महान डायनेस्टी का अंत हुआ। देखिए, हम सभी को ये पता होगा कि जैसे मुगल्स भारत में रूल कर रहे थे, वैसे ही पर्शिया में सफाविद डायनेस्टी का शासन चल रहा था। यहां तक कि मुगल्स और सफाविड्स के बीच में आपसी संबंध भी हुआ करते थे। दोस्तों, भारत में यहां मुगलों का पतन हुआ, वहां पर्शिया में सफाविड्स का पतन होने लगा, और उस पतन के बाद इमरजेंस होता है नादिर शाह का। नादिर शाह दोस्तों आर्मी में भर्ती हुआ, साधारण परिवार से बिलोंग करता था, और इतना ताकतवर बना कि उसने अंतिम सुल्तान, जो अंतिम बादशाह था बेसिकली सुल्तान अब्बास थर्ड, जिसका नाम था, जो कि सफाविड्स का लास्ट रूलर था, उसको डिस्पोज करके और ये खुद एम्परर बन गया, खुद बादशाह बन गया। अब दोस्तों 1736 में ये बादशाह बनता है। किसी भी गिरते हुए साम्राज्य की हालत कभी भी अच्छी नहीं होती, इकोनॉमिक कंडीशन हमेशा खराब होती है। तो पर्शिया की हालत भी कुछ ऐसी ही खस्ता हाल थी। उसने डिसाइड किया, एज यूजुअल आप जानते ही हैं कि सभी सेंट्रल एशियन और वेस्टर्न एशियन इन्वेडर्स की फेवरेट डेस्टिनेशन रहता है, जब जब उनको पैसे की कमी पड़ती है, जब जब उनको लूटने का मन करता है, तब तब उनको लगता है कि चलो भारत चलते हैं, भारत से लूट लेंगे, भारत में तो बहुत पैसा है। तो नादिर शाह को भी बिल्कुल यही आइडिया आता है। उसको पता चल जाता है कि भाई भारत का जो नॉर्थ वेस्ट है वो पूरी तरीके से कमजोर पड़ा हुआ है, और उसको अगर हम टारगेट करते हैं तो जरूर हम कुछ वेल्थ इकट्ठा कर लेंगे, और इसी उपलक्ष्य में, इसी टारगेट को लेकर के अच्छा खासा बड़ा एम्पायर पर्शिया का जो था दोस्तों, उस एम्पायर को एक्सपैंड करने का उसने डिसाइड किया, है ना, डिसाइड किया कि वो ईस्टवर्ड एक्सपैंड करेगा। बट यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि नादिर शाह जो है उस समय कोई छोटा मोटा हमलावर नहीं था। अक्सर हम इस गलतफहमी में रहते हैं कि नादिर शाह कोई छोटा मोटा रूलर था या कुछ ऐसा ही जिसने कि भारत पर अटैक किया। जी नहीं, नादिर शाह दरअसल में उस समय पूरे एशिया का सबसे पावरफुल कमांडर था। उसकी जो आर्मी थी वो यूरोपियन आर्मीज में और एशियन आर्मीज में सबसे ज्यादा पावरफुल आर्मीज में से एक थी। और दोस्तों आप एम्पायर देखें जरा, तो ये कैस्पियन सी और ब्लैक सी से लेकर के और इंडस रिवर के, है ना, ये इंडस रिवर की बाउंड्री है, ध्यान रखिएगा, इंडस रिवर के बिल्कुल बगल तक फैला हुआ एम्पायर था। मुगल से उन लोगों ने बलूचिस्तान के इलाके छीन लिए थे, उन लोगों ने कंदहार के इलाके छीन लिए थे। आप देखें कंदहार यहां पर है, बलूचिस्तान यहां पर है ना, और ट्राइबल एरियाज जो हैं हिंदू कुश के, वो पूरे एरियाज उन्होंने कब्जे में कर लिए थे। मतलब कि पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एम्पायर पर्शिया का हुआ करता था। तो ऐसे में दोस्तों, ऐसे में जब काबुल में बैठा हुआ मुगल प्रिंस मुअज्जम, जब वो वहां से हट जाएगा, जब उसकी जगह वहां से हटेगी, तो काबुल में धीरे धीरे वीक और इनइफेक्टिव रूल डेवलप हो जाएगा। काबुल पूरी तरीके से मुगल एम्पायर का ही हिस्सा था। ध्यान रखिएगा, ये जो बल्ख और बदख्शां के इलाके दिख रहे हैं दोस्तों, ये भी मुगल्स और उज़्बेकों के बीच दिक्कत, है ना, या डिस्प्यूट का कारण बनते थे, पर कंट्रोल मुगल्स का ही था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब डेवलप हो रही हैं, उस दौरान आप देखिएगा, उस दौरान आप देखेंगे कि ये इन्वेजन करने के लिए आगे बढ़ता है। और शुरू शुरू में जब ये अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है और वेल्थ जनरेट करने की कोशिश करता है, तो पर्शिया में थोड़ा सा अनरेस्ट का इसको सामना करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है दोस्तों, ऐसे में इसकी नजर, जैसा मैंने आपसे बताया, कि इंडिया पर पड़ती है, और इंडिया पर मोहम्मद शाह रंगीला जो एम्परर था, उससे बात करने के लिए नादिर शाह ने क्या किया, कुछ दूत भेजे, एम्बेसडर्स, एनवॉय, बात करने के लिए। क्या बात करने के लिए? एक ह्यूज पेनाल्टी की डिमांड की गई। क्यों डिमांड की गई पेनाल्टी की, क्या रीजन है दोस्तों? दरअसल में काबुल खाली पड़ा था, नादिर शाह ने पहले काबुल पर अटैक किया और काबुल को कब्जे में कर लिया।
उसके बाद नादिर शाह ने एक तरीके से रैंसम की डिमांड की कि देखो सर, अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर अटैक न किया जाए तो आप हमें एक स्टेपुलेटेड अमाउंट दे दीजिए। अब अगर मैं आपसे एक कहानी बताऊं तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। दरअसल में दोस्तों ऐसी स्टोरी बताई जाती है, मतलब कि मोहम्मद शाह रंगीला काफी ज्यादा है ना एंजॉय करता था अपनी लाइफ, ड्रिंक वगैरह में काफी डूबा रहता था, आप जानते हैं। तो कहानी ये है दोस्तों कि जब एक लेटर लेकर के इसके एनवॉय जो है आते हैं नादिर शाह के, तो उस लेटर को लेकर के बिना पढ़े मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया, उसे शराब से भरे हुए प्याले में डुबा दिया। जो स्याही थी वो पूरी तरीके से घुल गई और उसके बाद वो जो लेटर था उसको उसने फेंक दिया। इस तरीके के ह्यूमिलिएटिंग एटीट्यूड को देख करके पर्शियन एम्बेसडर्स जो थे, एनवॉय जो थे, वो काफी नाराज होते हैं, रेजिस्ट करते हैं। तो दोस्तों उन दोनों एनवॉयज को जान से मार डाला जाता है। अब देखिए, अक्सर हम लोग कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ये विनाश काले विपरीत बुद्धि ही चल रही है। एक तो आप एम्पायर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, डिफेंस और सिक्योरिटी का जनाजा उठ चुका है, और दूसरी तरफ आपको अगर कोई आगाह कर रहा है या इन्वेडर खुद आगे से बढ़कर के आपसे बात करना चाहता है तो भाई डिप्लोमेसी का यूज करिए, अपने इन्फ्लुएंस का यूज करिए। नहीं, हम तो जी शराब पी करके नशे में डूबे रहेंगे और बाद में जब वो इन्वेड कर देगा तो फिर हम समझौता करने के लिए बैठ जाएंगे। ये मोहम्मद शाह रंगीला का उस समय का बिहेवियर था। खैर, तो जब इस तरीके की हरकतें होती हैं दोस्तों तो फिर नादिर शाह काफी नाराज हो जाता है। नादिर शाह नाराज होता है तो फिर वो क्या करता है, वो बढ़ता है आगे की तरफ। और दोस्तों ये जो आप है ना ग्रीन कलर की लाइंस देख रहे हैं, ये नादिर शाह के तमाम तमाम एक्सपेडिशंस हैं। आप इसमें देखें कि 1736 में जैसे ही वो रूलर बना, सबसे पहला काम करता है कि 38 में कंदहार, 38 में ही गजनी और काबुल। दोस्तों काबुल, गजनी और कंदहार जो है ना, जियोग्राफिकल फ्रंटियर्स जो हैं भारत के, उसके ये गेटवे समझे जाते हैं। तो अगर कोई आपके दरवाजे में, सपोज आपके दीवार पर 3 दरवाजे हैं, उन तीनों दरवाजों पर अगर किसी ने उसके है ना जो कब्जे हैं, जो उसके होल्डर्स हैं, उसको खिसका दिया है, उसको तोड़ दिया है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। लेकिन मुगल सतर्क नहीं हुए और दोस्तों विदिन 1 ईयर नादिर शाह काबुल से जलालाबाद, जलालाबाद से पेशावर, पेशावर से लाहौर और फाइनली लाहौर से करनाल पहुंच जाता है, जहां पर दोस्तों मुगल सेना से उसकी मुठभेड़ होती है। मुगल सेना बुरी तरीके से हारती है और उसके बाद फिर शुरू होता है मौत का तांडव, 1739 दिल्ली का मैसेकर। ठीक है दोस्तों, तो भारत में इसके आक्रमण के बारे में अगर बात करें तो देखिए हिंदू कुश उसने 39 में ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है। ठीक है, फरवरी 39 में क्रॉस करके, और वो पहुंच गया है कहां पर, वो पहुंच गया है दोस्तों करनाल, यानी कि आज के हरियाणा में करनाल पड़ता है, वहां तक आ चुका है। ठीक है ना। उस दौरान उसने काबुल, उसने फिर जो है अटक, उसने जो है लाहौर, ये सारा कुछ कब्जा कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, अब जब काबुल इसके कब्जे में चला गया, तब जाकर के मुगलों की नींद खुलती है, करे हमारा एक मेजर आउटपोस्ट तो चला गया। फटाफट से सभी राजपूतों को और तमाम नवाबों को, निजाम को, सबको लेटर्स भेजे जाते हैं कि चलिए सर सबके सब आ जाइए, है ना, सेना लेकर के। देखिए, अगर आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आई तो मैं आपको बताता हूं कि दरअसल में मध्यकाल में क्या होता था कि जो सेनाएं होती थी उनको एक सेंट्रल आर्मी के तौर पर नहीं रखा जाता था। सेनाएं रखी जाती थी दोस्तों अलग अलग हिस्से में, अलग अलग टुकड़े में, अपने अलग अलग जमींदार या जागीरदार या मनसबदारों के कंट्रोल में। ठीक है, ये सबके सब अपने अपने रीजनल इलाकों को रूल करने के लिए लगभग स्वतंत्र थे, ऑटोनॉमस थे, और जरूरत पड़ने पर दे वर बाउंड टू प्रोवाइड द आर्म्ड फोर्सेस एट द नीड ऑफ द सेंटर। तो इस तरीके से जितने भी सबऑर्डिनेट्स थे सबको ये समन जारी किए गए कि भाई आप लोग अपनी अपनी सेना भेजिए, इन्वेजन हो चुका है, हमें लड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में दोस्तों काफी ज्यादा जो है वो सैनिक इकट्ठा होने लगते हैं, लेकिन टाइम लगेगा भाई। देखो दूर दूर सबके सब लोकेटेड हैं, अब कोई निजाम का सैनिक जो दक्कन से आएगा उसको कम से कम
1 महीना का तो वक्त लगेगा, है कि नहीं? अगर वो लगातार भी चलेंगे तो थक जाएंगे, तो लड़ने की हालत में नहीं रहेंगे। ये चीज है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि उस समय मुगल आर्मी के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, तो उसने नादिर शाह को क्या किया, मुगल एम्परर ने बोला नादिर शाह को कि सर एक काम करें, 20 लाख रुपए आप ले लीजिए, लेकिन प्लीज लाहौर को आप बिल्कुल ब्रूटली असॉल्ट मत करिए, लाहौर को लूटने से रुक जाइए। तो दोस्तों लाहौर को लूटने से तो रोक लिया गया 20 लाख रुपए दे करके नादिर शाह को। तो नादिर शाह को एक बात तो समझ में आ गई कि पैसा तो बहुत है इनके पास, तो वो लाहौर छोड़ देता है, लेकिन आगे चला जाता है वो कहां, सरहिंद की तरफ। अभी सरहिंद कहां पे पड़ता है दोस्तों, तो आजकल का जो बेसिकली इलाका आप देखें ना, जो तरन तारण का इलाका है या आजकल का जो भटिंडा का इलाका है, मतलब वो पूरा एक छोटा सा प्रोविंस होता था, सरहिंद कहलाता था। ठीक है, उसके बाद वहां से निकला तो फिर अंबाला गया, फिर अंबाला से किधर आया, शाहाबाद आया। दोस्तों 1 महीने के भीतर उस आदमी ने क्या किया, 1 महीने के भीतर जितने भी वेस्टर्न फ्रंटियर्स थे, सीधा मुगल जो छोटा सा इलाका था ना मुगल कंट्रोल में डायरेक्ट, उस फ्रंटियर को भी उसने पूरी तरीके से तबाह कर दिया। अब ऐसे में मोहम्मद शाह रंगीला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने क्या किया, उसने अपने सबसे प्रीमियर जो नोबल्स थे, जैसे कि अवध के नवाब जिसका नाम था, ध्यान रखिएगा, सादात खान। ठीक है ना, सादात खान। इसके अलावा दोस्तों हैदराबाद के निजाम जो कि उस वक्त दोस्तों चिनकिलिज खान निजामुल मुल्क हुआ करता था, और उसका जो मीर बख्शी था, ध्यान रखिएगा, मुगल एम्पायर का मीर बख्शी यानी कमांडर इन चीफ, जिसका नाम था दौरा खान। क्या नाम था दोस्तों, दौरा खान, ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली ये 3 लोग आ जाते हैं। कौन कौन 3 लोग हैं भाई, नंबर 1 सादात खान, और नंबर 2 दैट इज निजामुल मुल्क, और नंबर 3 दैट इज द दौरा खान। ठीक है, ये 3 सबसे बड़े कमांडर, सबसे बड़े नोबल्स ये पहुंच जाते हैं। लेकिन इनमें से लड़ने के लिए कौन तैयार होगा, लड़ने के लिए तैयार होगा सिर्फ और सिर्फ सादात खान, क्योंकि दोस्तों सादात खान जो है वो ये चाहता था कि उसको कमांडर इन चीफ बना दिया जाए। देखो सादात खान का क्या टारगेट था कि उसको मीर बख्शी बनना है, उसको कमांडर इन चीफ बनना है, मुगल एम्पायर की आर्मी का हेड बनना है। तो उसने फटाफट से अपने सभी सोल्जर्स को समन किया और निकल पड़ा वो लड़ने के लिए। लेकिन ऐसे में दोस्तों थके हारे सोल्जर्स जो हैं कितना लड़ते, तो हुआ ये कि बाकी की मुगल सेना जो है वो पीछे थी, उसकी खुद की सेनाएं कुछ पीछे थी, थोड़ी सी सेना, मतलब मुश्किल से मुश्किल 1000 घुड़सवारों की सेना के साथ वो और कुछ पैदल सैनिकों के साथ मिलकर के वो लड़ने के लिए आगे निकल गया। अब इतने से सैनिकों के साथ तो वो लड़ नहीं पाएगा, है ना, तो एज एक्सपेक्टेड कि वो जो है हार का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर के 8-9 हजार के आसपास उसकी ट्रूप्स थी, कुछ 1000-2 हजार के आसपास उसकी कैवलरी थी, कुछ खास सैनिक थे नहीं, तो बड़ी ही बुरी तरीके से जो है ये हार जाता है। तो दोस्तों सादात खान घायल भी हो जाता है और उसके बाद फिर उसको लाया जाता है नादिर शाह के पास। अब नादिर शाह देखिए, नादिर शाह जो है वो सादात खान को हरा चुका है। आप ये देख सकते हैं, दिस इज द पेंटिंग दैट डिपिक्ट्स द सीन फ्रॉम द बैटल ऑफ करनाल, और ये पेंटिंग दिखाता है कि किस तरीके से ये सादात खान को लेकर आया गया है, किसके पास, नादिर शाह के पास। अब देखिए सादात खान दोस्तों एक जबरदस्त डिप्लोमेट था, ठीक है ना। उस डिप्लोमेसी का फायदा उठा करके उसने क्या किया, उसने जो है नादिर शाह को यकीन दिलाया कि देखिए सर, आप ये मत सोचिए कि बस इतने से ही सोल्जर्स हैं हमारे पास, कुछ 8-9 हजार, मुगल्स के पास अभी भी बहुत सारी सेना है, और आप अगर चाहें तो समझौता कर लीजिए, मैं आपकी बात करवा दूंगा और आपको पैसे भी मिल जाएंगे और आपका कोई खास नुकसान भी नहीं होगा, वरना लड़ाई होगी तो दोनों साइड का बहुत नुकसान होगा। थोड़ी सी उसने चालाकी दिखाई और इस पीस सेटलमेंट के लिए तैयार कर लिया नादिर शाह को। ठीक है, नादिर शाह के ऊपर उसने उसके कान में एक बात और डाल दी। अब देखिए जरा यहां पर समझिएगा कि किस तरीके से ये जो नोबल्स हैं इनकी आपसी खींचतान में
भारत का और भारत की जो आम जनता है उसका नुकसान कैसे हो रहा है। यहां पर सादात खान ने कहा कि आप निजामुल मुल्क को पकड़िए, वही रियल सेंटर ऑफ पावर है, वही साम्राज्य की चाबी, उसको पकड़िए, वो आपकी बात करवा देगा। ठीक है, तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहां पर नादिर शाह को तो देखो यार पैसे से मतलब था, वो अपना रेडी हो गया, किसी से भी बात करनी है, जिससे बात करनी है वो कर लेगा, जहां जाना है वो जाएगा, जिससे बात करनी है वो करेगा। तो कुल मिलाकर के नादिर शाह जो है उसने इस बात को एग्री कर लिया कि वो पैसे लेगा और वो नेगोशिएट करने के लिए तैयार था और वापस जाने के लिए तैयार था। देखिए यहां तक बात जो है वो रुक गई, यहां तक अगर देखा जाए तो मैसेकर को, नरसंहार को अवॉइड किया जा सकता था। ठीक है, लगभग मैटर कंक्लूड हो चुका था। बट अब देखिए आपको समझना पड़ेगा एक ऐसी अंदरूनी खींचतान मुगल दरबार की जो कि भारत के लिए तो बुरा स्वप्न साबित हुई। यह खींचतान दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला के 3 सबसे बड़े कमांडर्स की आपसी खींचतान थी, सादात खान, निजामुल मुल्क और खान दौरा या दौरान खान। देखिए क्या है कि निजामुल मुल्क जो है वो तो भाई फेवरेट था, उसने मोहम्मद शाह रंगीला को सैयद ब्रदर्स उनके कंट्रोल से, उनके कब्जे से छुटकारा दिलाया था। इतना ही नहीं, निजामुल मुल्क जो है वो भले ही दक्कन में चला गया था लेकिन फिर भी उसकी दखल अंदाजी बहुत ज्यादा थी सेंट्रल कोर्ट में, और सादात खान वहीं बगल में लखनऊ में रहता हुआ लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तो सादात खान को यकीन था कि अगर वो सफलतापूर्वक बचा लेगा दिल्ली को तो शायद उसे, है ना, वजीर का या मीर बख्शी का पोस्ट तो दे ही दिया जाए। लेकिन ये बात अगर देखें तो निजामुल मुल्क और को खान दौरान को पसंद नहीं थी। दरअसल में दोस्तों क्या होता है, जब ये सादात खान लड़ाई लड़ रहा होता है तब उसने एक एक्स्ट्रा ट्रूप की डिमांड की थी। उसने क्या कहा, उसने मुगल कोर्ट में संदेशा भिजवाया कि भाई उसको कुछ अतिरिक्त सैनिकों की आवश्यकता है और वो लड़ाई हार रहा है, तो अगर अतिरिक्त सैनिक आएंगे तो वो जीत सकता है, मतलब मुकाबला कर सकता है। आप यकीन माने कि निजामुल मुल्क ने सैनिकों को भेजने से इनकार कर दिया, बोला कि भाई कोई ऐसी जरूरत तो है नहीं, और आप अपना देखो यार, आपके पास बहुत सारे सोल्जर्स हैं, क्या करोगे आप। देश लूटने को तैयार लेकिन अपनी व्यक्तिगत सेल्फिशनेस, अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ने को ये तैयार नहीं। इतना ही नहीं बल्कि वो तो मुगल एम्परर जो था मोहम्मद शाह रंगीला, उसके अंदर लाख बुराइयां थी लेकिन फिलहाल वो लड़ने के लिए तैयार था। लेकिन उसका जो मीर बख्शी था, जो कमांडर इन चीफ खान दौरान, वो कहता है कि नहीं, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं, आप चिल करो, हम लोग देख लेंगे। तो खान दौरान को मोहम्मद शाह रंगीला क्या कहता है, वो कहता है कि लगता है तुम तलवार उठाना भूल गए हो। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा इस तरीके से जो है उसको चार्ज कर देता है। तब जाकर के ये खान दौरान ये कुछ एक्स्ट्रा ट्रूप्स लेकर के और चलता है कहां, वो चलता है करनाल की तरफ। लेकिन दोस्तों करनाल की इस लड़ाई में खान दौरान की हो जाती है डेथ। ठीक है, अब देखिए यहां से कैसे पासा पलटेगा। जब सादात खान ने देखा कि भाई खान दौरान की डेथ हो गई है, तभी तो जाकर के उसने नेगोशिएट वगैरह किया, तभी तो जाकर के उसने कुछ रैंसम का पैसा देकर के नादिर शाह को वापस भेजने के लिए राजी कर लिया। मतलब कि पूरा का पूरा क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, सादात खान को। लेकिन दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला के पास में कौन बैठा है, वहां पर बैठा है निजामुल मुल्क। उसने अपनी तिकड़म चलाई और खुद को बनवा दिया द ग्रैंड वजीर। ठीक है, बस इतनी सी बात है। मीर बख्शी कमांडर इन चीफ वो बन गया, निजामुल मुल्क बनना था किसे, सादात खान को। अब दोस्तों इस बात से सादात खान चिढ़ जाता है, नाराज हो जाता है, और वो जाकर के सादात खान नादिर शाह के पास जाकर के तमाम तरीके से जो है एक डबल क्रॉस कर देता है। वो कहता है कि मुगल एम्परर के साथ जो आपका समझौता होने वाला है, आपने उसमें कम पैसे मांगे हैं, उनके पास और भी पैसे हैं, और खासकर वो निजाम के पास तो बहुत पैसे हैं। डबल क्रॉस कर दिया, धोखा दे दिया सादात खान ने। क्यों धोखा दे दिया, क्योंकि पर्सनल बेनिफिट नहीं हुआ। दोस्तों कई बार ऐसा होता है,
कई बार ऐसा होता है कि देश में हम जब रहते हैं तो हमारे मन मुताबिक चीजें नहीं होती, या जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं मन मुताबिक चीजें नहीं होती, लेकिन डबल क्रॉस करने वाले का क्या नतीजा होगा आप देखेंगे आगे चल करके। ठीक है, तो खैर दोस्तों, उसके बाद फिर जब नादिर शाह को यह पता लगता है कि उसके साथ थोड़ा सा धोखा हो गया है, उसको सस्ते में निपटाया गया, तब जाकर के उसका खून खौल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये बैटल ऑफ करनाल जीतने के बाद नादिर शाह जब आया था ना समझौता करने के लिए पहली बार, तो उसका बड़ा स्वागत वगैरह किया गया, है ना। समय था दोस्तों मार्च 20, राइट, मार्च 20 का समय था, और 1739 बेसिकली का जो ईयर चल रहा था, ध्यान रखिएगा। नादिर शाह को रॉयल वेलकम दिया गया और किले के अंदर बाकायदा उसको स्वागत सत्कार उसका किया गया। आप यकीन माने कि उसको, नादिर शाह को, शाहजहां के उस सिंहासन पर बिठाया गया जो कि तख्ते ताऊस कहलाता था, द पीकॉक थ्रोन, पूरी तरीके से सोने से बना हुआ थ्रोन। ये जितना स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये पूरी इसकी चौकी, इसके चौखटे पूरे, और ये पूरा जो बैरिकेड है, जो पिलर्स हैं, जो रूफ है, ईच एंड एवरीथिंग वाज मेड ऑफ द प्योर गोल्ड, शुद्ध सोने से बनी हुई है स्ट्रक्चर। इस पर बिठाया गया नादिर शाह को, एक तरीके से नादिर शाह को ही एम्परर मान लिया चलो। और उसके बाद दोस्तों, उसके बाद ये मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला है, इसके माथे पर एक कलगी लगा रहा है। कौन? नादिर शाह। किस हैसियत से? कि चलो आज से तुम मेरे सिपह सालार हो गए, आज से तुम मेरे सबॉर्डिनेट हो गए। यानी कि नादिर शाह जो है वो बॉस और मुगल एम्परर वो एक सबॉर्डिनेट। सोचो जरा कि इतने वर्षों से कमाई गई जो रेप्यूटेशन थी उसको पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया। खैर, जो मिलाया सो मिलाया, लगे हाथ नादिर शाह ने दोस्तों इस मुगल एम्परर की जो लोलुपता थी, जो काम वासना थी, जो लस्टी कैरेक्टर था ना, उसको भी उसने बहुत खींचा। ये कहता है कि अगर आप उस 850 जनानियों में 150 को अगर और जोड़ दोगे ना, तो क्या रैंक दे दी जाएगी? बोल रहा है कि मैं आपको जो है वो मीनबाशी रैंक दे दूंगा। सोचो, एम्परर को बोल रहा है कि मैं आपको 1000, है ना, लोगों का इंचार्ज बनने जैसा छोटा पोस्ट दे दूंगा। कि वो लोग कौन है? वो लोग कोई और नहीं, वो लोग तो दे आर द गर्ल्स, द स्लेव गर्ल्स। इससे बड़ा कैरेक्टोरियल डिग्रेडेशन आई डोंट थिंक कि किसी ने भी फेस किया होगा। रही बात सादात खान की दोस्तों, सादात खान जो है वो एक अलग मुसीबत में चल रहा था। उसने एक तरफ तो अपनी जान पर खेल करके नादिर शाह का सामना किया, दूसरी तरफ उसने नादिर शाह के साथ नेगोशिएशन किया, लेकिन उसको इनाम में क्या मिला? इनाम में उसको मिला झुनझुना, कुछ भी नहीं। गुस्से में आकर के वो धोखा दे देता है, और धोखा देने के बाद नादिर शाह की सेवा में खुद को हाजिर करता है। नादिर शाह ने उससे टैक्स कलेक्शन का काम उसको सौंपा, और वो पूरी तरीके से जब सफल नहीं हो पाया दोस्तों, तो उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया, बदसलूकी की उसके साथ। सादात खान को बहुत पछतावा होता है, और दोस्तों सादात खान सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, इस तरीके से उसकी स्टोरी जो है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद अवध का नवाब जो है वो सफदर जंग बनेगा। खैर, लेकिन दोस्तों नादिर शाह तब तक दिल्ली में टिका हुआ है। अब देखिए, अब यहां से शुरू होती है असली व्यथा, असली स्टोरी जो है। नादिर शाह दिल्ली में टिका हुआ है। नादिर शाह जो है वो मुगल एम्परर के साथ एक मैट्रिमोनियल रिलेशन जो है उनके दोनों के बच्चों में, है ना, अपने बच्चों में एस्टैब्लिश करना चाहता है। और तब तक ये अफवाहें उड़ रही हैं, तरह तरह की अफवाहबाजी। भारत में दोस्तों फेक न्यूज पहले भी बहुत बुरी फसाद का कारण बनती थी, आज भी वही हालत आप देख सकते हैं कई जगहों पर। तो हुआ ये कि एक अफवाह उड़ी कि नादिर शाह को कत्ल कर दिया गया है। दिल्ली की जनता बड़ी खुश। अब दिल्ली के बाजारों में कुछ पर्शियन सोल्जर्स कुछ सामान की खरीदारी कर रहे थे। 5 सोल्जर्स को जनता ने मार डाला, विद्रोहियों ने। उन 5 सोल्जर्स को मारे जाने की खबर जब नादिर शाह को दी गई तो क्या हुआ मालूम है? तो नादिर शाह ने उसे इग्नोर कर दिया। उसको लगा कि यार ये सोल्जर्स हमारे जो हैं वो लूटपाट करना चाहते हैं, और इसीलिए ये बहानेबाजी कर रहे हैं। सोचिए जरा, उसको पता था कि ऐसा होगा, और वो अभी के लिए थोड़ा सा मतलब ठीक है डिले कर रहा है, लेकिन
अगले कुछ समय के दौरान लगातार खबरें आ रही हैं कि लोग मारे जा रहे हैं। अब नादिर शाह का माथा यहां से ठनक गया है। अब वो दोस्तों क्या करेगा? अब वो अगले दिन निकलेगा सैर पर, दिल्ली की सैर पर निकलेगा और वो सन्नाटा छाया हुआ है। देखता है कि एक सुनहरी मस्जिद है, जिसको दोस्तों रोशन उद्दौला की मस्जिद कहते हैं। एक सूफी संत थे, हरियाणा में रहते थे रोशन उद्दौला। उनकी मस्जिद, जिसको सुनहरी मस्जिद कहा जाता था, उस मस्जिद के पास किसी ने नादिर शाह पर गोली चलवा दी और नादिर शाह के बगल से गोली गई और एक सोल्जर की मौत हुई। बस ये था वो ट्रिगर पॉइंट दोस्तों, जिसके बाद नादिर शाह बौखला जाता है और उसने क्या किया? उसने दिल्ली के कत्लेआम और खुलेआम लूटपाट की जो है वो आदेश जारी कर दिए। दोस्तों तकरीबन आप देखें कि 3000 से ज्यादा सोल्जर जो हैं वो मस्जिदों के कोर्टयार्ड्स में जो है वो शरण लेते हैं और वहां से निकल निकल करके पूरे शहर में फैलते हैं और मारकाट मचा देते हैं। दोस्तों एक बड़े मशहूर इतिहासकार हैं, आप सभी जानते होंगे, जदुनाथ सरकार। प्रोफेसर जदुनाथ सरकार जो है वो कहते हैं कि नादिर शाह जो है उसके द्वारा ये जो कत्लेआम करवाया गया ये जीनोसाइड ही था और कुछ भी नहीं था। जीनोसाइड क्यों? क्योंकि चुन चुन करके जितने भी पॉपुलेशन थी, जो कि दिल्ली में रहने वाले ज्यादातर लोग, चाहे वो आम आदमी में बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, कोई भी हो, सबको चुन चुन करके मारा गया। ना आदमी में भेद किया गया, ना औरत में भेद किया गया, ना जवान में, ना बूढ़े में, ना बच्चे में भेद किया गया, सबको मारा गया। इतना ही नहीं दोस्तों, यह माना जाता है कि दिल्ली की जो सड़कें हैं वो लाशों से पट गई थी और जगह जगह पर जो है वो घरों के मलबे बिखरे पड़े थे, घर जला दिए गए, तबाह कर दिए गए। यमुना के किनारे जगह जगह चिताएं जल रही हैं और जगह जगह जो है वो शव दफनाए जा रहे हैं। तो हिंदूज, मुस्लिम्स जितने भी थे, सिख, सबको मारा, सबको काट डाला। और आप ये समझ लीजिए कि ये जो मैसेकर था दोस्तों, ये लगभग 6 घंटे तक चलता है। दिल्ली के कई गलियों से बाकायदा खून में मिट्टी सनी हुई बहने लगती है, इतना ज्यादा खून बहता है। दोस्तों नादिर शाह जो है वो हाथ में तलवार लिए बैठा, वो बाकायदा देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि लोग कहां कहां पर, कितने कितने जगहों पर मारकाट मचा रहे हैं। राइट दोस्तों, उस समय हालत यह थी कि एक आदमी अपनी जुबान नहीं खोलता था। महिलाएं वो सुसाइड कर लेती थी कि जो है दरिंदगी का सामना करने से अच्छा है कि कम से कम अपनी जान ही दे दे। शहर में धुआं उठ रहा था, न सिर्फ धुआं उठ रहा था बल्कि दोस्तों जगह जगह पर लपटें जल रही थी, आग जल रही थी, घर तबाह हो रहे थे। इतने सारे आदमियों को अरेस्ट किया गया, ब्रूटलाइज किया गया, महिलाओं के रेप किए गए, संपत्तियों को लूटा गया। जनरल ऑर्डर्स जारी कर दिए गए कि आप जितना लूट सकते हैं उतना लूटिए। कम से कम दोस्तों ये माना जाता है कि 30,000, दोस्तों ये एक एस्टिमेशन है, ध्यान रखिएगा, 30,000 लोग काटे गए थे उस समय, जिनमें कि सोल्जर्स की संख्या नहीं है, क्योंकि मुगल सोल्जर्स भी थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनकी संख्या नहीं इसमें शामिल है। तो इस पर दोस्तों कई सारे स्कॉलर्स का बड़ा अलग अलग स्टेटमेंट्स देखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो सर वोल्सली जो है वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई नादिर शाह का जो ये डिपार्चर है ना, नादिर शाह ने मुगल एम्पायर को ऐसी चोट पहुंचाई कि जिसके बाद वो कभी रिकवर ही नहीं कर पाए। वहीं दोस्तों जो विंसेंट आर्थर स्मिथ, एक मशहूर ब्रिटिश इंडियन टाइम्स के इतिहासकार, एक स्कॉटिश इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि नादिर शाह जो है वो सिस्टमैटिकली और रिमोर्सलेसली हर तरह की क्लास, हर तरह के वर्ग के लोगों को बुरी तरीके से काट रहा था। ये समझ लीजिए कि दिल्ली में, है ना, दिल्ली में तकरीबन जो लगभग 300 साल के आसपास से मुगल रूल चल रहा था, उसने 1 घंटे में उस 300 साल के मुगल रूल को उसने 6 घंटे में डेसिमेट कर दिया, मटिया मेट कर दिया। और विलियम इरवाइन कहते हैं दोस्तों कि नादिर शाह का जो ऑक्यूपेशन ऑफ दिल्ली था, ये दरअसल में, है ना, आने वाले
कई कई सेंचुरीज तक तो बना ही रहेगा, लेकिन इसने लोगों के दिमाग में वो 300 साल पहले जब तैमूर आया था, उसने इसी तरीके से दिल्ली के लोगों को काटा था, उसकी याद ताजा कर दी। इसने मुगल एम्पायर को इतना कमजोर कर दिया, लोगों का भरोसा ऐसा टूट गया कि अब लोग मुगल एम्पायर को किसी भी लायक मानने को तैयार नहीं थे। जो बची खुची प्रेस्टीज थी वो भी खत्म हो गई। ठीक है। और रही बात दोस्तों कि दिल्ली से क्या क्या लूटा गया, तो नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम के साथ साथ खुली लूट के भी आदेश जारी कर दिए थे, जिसके तहत दोस्तों आम जनता से जो लूटा गया वो तो अलग है, लेकिन औरंगजेब के ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स में से जो है एक की शादी नादिर शाह के बेटे से करवाई गई। और दोस्तों नादिर शाह जो है उस वक्त सेलिब्रेट कर रहा है दिल्ली में, जिस वक्त दिल्ली में उसके सोल्जर्स आम जनता को काट रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों दो बेशकीमती हीरे, अपने दौर के सबसे बड़े और बेशकीमती हीरे कोहिनूर और दरियाए नूर, ये दोनों हीरे नादिर शाह के सैनिक ले जाते हैं, ईरान के पास जाता है। तख्ते ताउस जो है दोस्तों वो चला जाता है ईरान के पास। इसके अलावा जितने भी जड़ाऊ काम किए गए थे दोस्तों शाहजहां के दौर में, आपको बताते चलें कि दीवाने खास की दीवारों में जो है, लाल किले के अंदर दीवाने खास है, वहां की दीवारों में सोने की प्लेटिंग की गई थी, फिलिंग की गई थी, फिलिग्रीज जिसको कहते हैं दोस्तों, वो सारा का सारा उतार लिया गया। एवरीथिंग, कुछ भी नहीं बचा। एक तरीके से मुगल एम्पायर वॉज स्ट्रिप्ड आउट ऑफ ऑल इट्स वेल्थ दैट वॉज सेंटर्ड इन दिल्ली। ठीक है दोस्तों, इसके बाद से सिचुएशन ऐसी बदल जाती है कि जो वेल्थ कंसंट्रेशन है वो दिल्ली से खत्म हो चुका है, और अब वो वेल्थ कंसंट्रेशन वो रीजनल किंगडम्स में आने लगेगा। ठीक है दोस्तों, यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि नादिर शाह के इस हमले के बाद रीजनल किंगडम्स की प्रॉस्पेरिटी जो है वो बढ़ाने की कोशिश होती है, जिसका फायदा उठाते हैं ब्रिटिश। यानी कि इनडायरेक्टली नादिर शाह का ये अटैक सिर्फ दिल्ली में ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि भारत के हर हिस्से में जहां जहां ब्रिटिश एस्टैब्लिश होते हैं उसको भी नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों अगर एक वैल्यू एस्टिमेट की जाए तो यह माना जाता है कि लगभग 70 करोड़ के आसपास की जो है लूट हुई थी, जिसमें आज के टर्म्स में अगर देखें दोस्तों, आज के अगर टर्म्स में देखें तो लगभग 8.2 बिलियन डॉलर के बिलियन पाउंड्स के आसपास इसकी कीमत है। 8.2 बिलियन पाउंड्स की लूट इसमें की गई। और दोस्तों इसके साथ आप ये समझ लीजिए कि नादिर शाह जब पर्शिया लौटता है तो अगले कई साल तक वो पर्शिया में टैक्स माफ कर देता है, और भारत की जनता इसके बाद से गरीबी के, बेरोजगारी के और भुखमरी के ऐसे दुष्चक्र में प्रवेश करती है दोस्तों, जिसका शायद आज भी हम सामना कर रहे हैं, जिसको हम आज भी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में इसी तरीके की एक और मजेदार और सारगर्भित स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।